सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, ये तो वाकई मेरे प्रोग्राम के नाम के मुनासबत से अगर पाकिस्तान की सियासत का रंग इस वक्त देखा जाए तो यही कह सकते हैं कि वाकई बस बहुत हो गया। अब 27 साल से जो जद्दोजहद शुरू की थी वो आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और बहुत ही बुरे अंजाम को पहुंच रही है। कहते हैं एक चीज़ होती है मकफ़ाते अमाल, अब कभी सुना भी था लेकिन अपनी आंखों से देख भी लिया। सवाल मेरा ये है, आज 3-4 सवाल मैं उठाना चाहती हूँ। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये बात का तहिया कर लेना चाहिए और इस पे एक मैं तफसीली शो करूंगी आने वाले दिनों में कि खान साहब ने कहां से ये बयानिया शुरू किया। एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद जद्दोजहद, एक जिहाद का नाम दिया उसको और फिर ये नहीं बताया कि वो किसके खिलाफ था। सारा का सारा मलबा पहले पीडीएम पे था, पीडीएम से अमेरिका गया, नहीं सॉरी गलत, पीडीएम पे नहीं गया, पहले अमेरिका गया, अमेरिका से जनरल बाजवा पे आया, उसके बाद डर्टी हैरी पे गया, उसके बाद करंट स्टैब्लिशमेंट पे आया, फिर उसने अपना रुख पीडीएम की तरफ किया, पीडीएम से वो वापस आया, वापस होके फिर अमेरिका गया, अमेरिका होके फिर पाकिस्तान आया। 27 साल की इस जद्दोजहद में अब जो तमाम लोग बाहर छोड़ के जा रहे हैं, मेरा उनसे भी एक बुनियादी सवाल है। जी हम पे प्रेशर है भाई, कौन सी सियासी जमात पे नहीं होता? सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए हैं, 10-10 साल 20-20 साल जेलों में गुजार के आए हैं, कोई केस भी प्रूव नहीं हुए, बम धमाकों में शहीद हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को तख्तादार पर लटका दिया गया, कोई सवाल जवाब देने वाला नहीं था कि काल कोठरी में आधी रात को बेटी को मिलने नहीं दिया, बीवी को मिलने नहीं दिया। अजीब बात है। नवाज शरीफ साहब जी कहते हैं बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखो ये भगोड़ा हर वक्त भाग जाता था। 1 साल उसकी बेटी ने गुजारा, उन्होंने गुजारा। एलिया बीमार, कैंसर की मरीज, बिस्तर मर्ग पे, मिलने नहीं दिया। राना सनाउल्लाह साहब, अच्छा कहाँ है वो 13 किलो हीरोइन का केस का क्या हुआ भाई? कहाँ है वो शहरियार अफरीदी साहब की ऑडियो वीडियोस? मतलब है इतने ज्यादा तजाद है। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि ये नारा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान की टीम क्यों जा रही है? आज आप आते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, आप सियासत करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहते हैं जी हम छोड़े हैं, हम पे प्रेशर नहीं, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, बस हम 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं। और ये 9 मई के दिन आप में से कोई एक शख्स मुझे ये बता दे जिसका बयान मौजूद हो, जो उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आके चीख के ये कह रहा हो कि भाई क्यों हमारी सियासत खराब कर रहे हो, क्यों जलाओ घराव कर रहे हो? किसने आपको कहा है ये अपनी तनसीबात और फौजी तनसीबात और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जलाओ घिराव करना? आप तो छुट गए, आप तो पार्टी से भी जा रहे हैं, हम सियासत भी छोड़ रहे हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े ये हैं, बड़े अपने रोने धोने आपने डाले हुए। आपने उनका सोचा है जो जिनको आपने ये बयानिया बेचा, पूरी नस्ल तबाह कर दिया आपने। वो हक्का बक्का खड़े हैं, किसी को इंसदादे दहशतगर्दी में 10 साल की केस हो रही है। वो लड़का जो मोर लेके भागा कोर कमांडर हाउस से, आज अगले दिन उसका मैट्रिक का पर्चा था, 10 साल की सजा हो गई। भाई उनका वाली वारिस कौन है? उनके बारे में आपने सोचा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासत कहाँ जा रही है? अब आप अपील कर रहे हैं कि बातचीत करने के लिए, मैं मुल्क की खातिर बातचीत करना, लेकिन किससे? कौन बातचीत करना चाहता है आपसे? हमारे साथ मौजूद है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही सीनियर मेंबर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हैं। तो इसी नोट से मैं आगाज़ कर लेती हूँ। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे, अभी तो खैर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ज़ाहिर मेरा सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि वो जहर उनके कानों में डालते रहे और वो कानों के कितने कच्चे हैं ये भी सबको पता है। लेकिन ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि खान साहब को ये समझाने की कि अपनी सियासत का महवर और अपनी सियासत के तीर और अपनी सियासत की जो गोलाबारी है, ठीक है जनरल बाजवा तक तो की आपने, पीडीएम तक रखे, सियासत करें ना। क्या पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसे तक आपस में दुश्मनी की सियासत नहीं की, जंगो जदल की सियासत नहीं की? फिर क्या हो गया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगी। लेकिन नहीं, इदारों को इस हद तक तबाह करना और यह सोचना कि उस तबाही की जंग में कोई ना कोई इंटरनल कू हो जाएगा, टेक ओवर हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता फौज के अंदर कोई बगावत हो जाएगी। जब आप इस सोच और माइंडसेट के साथ सियासत करते हैं तो अंजाम आपके सामने है। थोड़ा सा आवाज में ब्रेक आया, सवाल दोबारा कर लो। कायरा साहब, सवाल यही था कि जब आप मतलब जब आप इस तरह की सियासत करते हैं
कि जिसका मतलब है मैंने एक पूरा एक पिक्चर ले डाउन की है कि देखिए मतलब ये कह रहे हैं, चले इस पे ही सवाल यहां से शुरू कर लेते हैं। ये बताएं कि आज खान साहब कह रहे हैं अपील करता हूं कि मुल्क की खातिर बातचीत कर लें, अब क्या करना है, बातचीत करनी है? हम तो खान साहब को जब हुकूमत में वो आए थे हमने तब भी दरखास्तें की थी और जवाब में गालियां खाई थी और 4 साल खाते रहे थे। जब हम हुकूमत में आए उसके बाद भी खान साहब को दरखास्त की थी, लेकिन उसके जवाब में भी गालियां खाई और आज तक खाते रहे हैं। हमने तो 9 मई से पहले जब पीपल्स पार्टी ने अपने तई मुज़ाकरात के अमल के जरिए मसला हल करना चाहा, हम खान साहब से गुजारिशें करते रहे कि आप शराइत न रखें, मतलब मुतालबात रख लें। पीपल्स पार्टी ने एक हुकूमत का हिस्सा होते हुए अपने साथियों से मुशावरत के बगैर हमने ये अमल शुरू किया और उनके पास गए, उनको राजी किया। तो पीपल्स, हम तो चाहते थे कि ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, लेकिन खान साहब को ये बात ना उस वक्त कबूल थी और अदालत के कहने पे हम बैठ गए। हम मसले को बिल्कुल करीब ले आए और जब बिल्कुल एन 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, जब सिर्फ इस डेट पे तय होना रह गया कि असेंबली की जो तोड़ने की तारीख है वो क्या होगी, वो पहला वीक होगा या चौथा वीक होगा जुलाई का या दरमियान की कोई डेट होगी, उससे पहले खान साहब ने कतल ताल्लुक कर लिया। तो ये अमल तो वो खुद तोड़ बैठे हैं। अब वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। जो मुज़ाकराती अमल है क्या वो सियासी हुकूमत से, सियासी जमातों से करना चाहते हैं? अब एक और फिजा आ गई है। अब इस फिजा में उनके खिलाफ केसेस बने हैं, उनकी जमात के लोगों के खिलाफ केसेस बने हैं। अगर तो वो एनआरओ चाहते हैं, अगर तो वो मुज़ाकरात को एनआरओ का बहाना बनाना चाहते हैं, जिसको वो हमेशा कहते रहे कि ये एनआरओ मानते हैं, तो ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। हाँ, जो केसेस हैं उनको अलग रख के चलने दीजिए, केस अपनी जगह चले, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। और अगर वो मुज़ाकरात के जरिए कोई बात करना चाहते हो तो मेरा ख्याल है शायद उससे वो रास्ता निकल सके। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अपनी जाती राय में कह सकूं, लेकिन फिर शायद कोई रास्ता निकल सके कि जी जो केसेस हैं, जो लोग कल्प्रेट्स हैं, जिस तरह वो खुद भुगते रहे, खान साहब पे भी हैं, वो भी भुगतेंगे, और बैठ के अगर वे फॉरवर्ड के लिए कोई जमात के तौर पे बात करनी हो तो मेरा ख्याल है शायद इस पर कोई रास्ता निकल पाए। अच्छा कायरा साहब, एक ये भी बात बता दीजिएगा, हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी पार्टी के पुराने लोग, पुराने साथी, दोस्त भी, दीगर लोग भी छोड़ के जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं जी हमें मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा ये है, अब बड़ा ऐसा हो गया, बड़ा गलत हो गया। मेरा तो बुनियादी सवाल ये है कि या तो फिर ऐसा बयानिया नहीं बनाना था जिस पर पे लड़ाई इस उरूज पर जाए, और फिर 9 मई के दिन किसी बड़े लीडर ने निकल के नहीं कहा कि भाई क्यों चलाओ घेराव कर रहे हो, ये किसने आपको मशवरा दिया ये कारनामे करने का? चले ये भी रहने दो, नहीं दिया, उनको अपने लाले पड़े हुए थे, कोई छुप रहा था, कोई भाग रहा था, कोई पकड़ा जा रहा था। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये पीछे से खबरें आ रही है कि जबरन इनको कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, पार्टी से अलहदगी हो, इमरान खान को छोड़ो, नहीं तो जो वापस आ रहा है उसको दूसरे गेट से दोबारा जेल में दाखिल कर रहे हैं। खान साहब के साथ ये उनकी जमात ने जो कुछ किया, जो कुछ गोया वो काटा है। उन्होंने खुद, जैस्मीन आपने अपने इंट्रो में बड़ी आला बातें कही, पीपल्स पार्टी पे कौन कौन सा जुल्म है, यानी वक्त नहीं आपके पास मैं उन लोगों के नाम गिनवा सकूं जिनके साथ वो जुल्म हुए। उन खवातीन के साथ क्या क्या जुल्म हुए, जिनको कोड़ों में, जिनको फांसियों में, जिनके भाइयों को फांसियां लगी, उनको औरतें होके शाही किलों में रखा गया, कितने घरों की तजरीलें की गई। छोड़ दे, बड़ा तल्ख माजी है, सही कह रहे हैं। लेकिन हम तो अपनी जगह खड़े रहे और हम इस असूल पे थे। हम तो जब बीबी शहीद हुई और लोगों, नौजवानों ने गुस्से में कहा कि पाकिस्तान ना खपे, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो जरदारी साहब ने उठ के कहा कि चुप करो, पाकिस्तान खपे, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। हम तो वो हैं। लेकिन अब मसला यह है कि खान साहब ने नफरत की इस सियासत को, जो उसको हथियार बना के वो चले, वो पहले तो ताउन के साथ, जो खुद मानते हैं कि ताउन था, उस ताउन के साथ वो हमारे खिलाफ नफरत उभारने में कामयाब रहे पूरे समाज के अंदर, और उसमें उनको एक सपोर्टिव सियासत भी मिल गई। और जमात भी कैसे बनी थी,
यानी वो जमात जिसकी 2018 में 20 में 2017 तक तो कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले अचानक एक पूरे ब्लॉक के ब्लॉक जा रहे हैं। ये जरा याद कर लेना 18 में क्या हुआ था। जी जी याद है मुझे। पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस होती थी और लोग भाग भाग के उधर जा रहे थे। अब वहां उनको अपने कर्मों जन्मों का फल भुगतना पड़ रहा है और अपने किए की सजा मिलनी शुरू हुई है। तो अब लोग उनको छोड़ रहे हैं इसलिए कि लोग उनसे सीटें लेने गए थे, किसी असूल और नजरिए पे तो थे नहीं। ना खान साहब का कोई नजरिया और असूल था, वो तो इक़्तिदार में रहना चाहते थे और 4 साल में इक़्तिदार में रहने के बाद वो किसी एक काम का नहीं बता सकते कि किसी एक सेक्टर को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की हो, कोई उनकी प्रायोरिटी बनी हो। वो इक़्तिदार में रहना चाहते थे, रहे, अपने मुखालफों को दबाना चाहते थे, दबाया। अब उनके साथ जो लोग गए थे, जब खान साहब ने खुद ये लड़ाई कभी अमेरिका के साथ, कभी चीन के साथ और कभी पाकिस्तान के इदारों के साथ, कभी अदालतों के साथ, कभी अपोजिशन के साथ उस वक्त की, और आज वो कौमी इदारों और एजेंसियों के साथ, और फिर इस हद तक कि उस नफरत को बढ़ाते बढ़ाते वो अपने कारकुनों, वो अपने साथियों, वो जलसों में, वो मीटिंगों में बाकायदा हलफ लेते थे, ट्रेनिंग देते थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने तुर्की की तरह बाहर निकलना है, हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है, हमने जहाद करना है, और अगर मैं आपको कॉल दूं तो ये करना। ये किसके खिलाफ वो कर रहे थे और फिर उसका रिजल्ट भी आ गया। अब आपने फरमाया कि 9 मई को उनकी क़यादत जो छुप रही, किससे छुप रही? कोई छुपने वाला अमल नहीं था। उस वक्त तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि याद करें 9 मई को तो उनके बहुत सारे दोस्त साथी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये देखें लोग निकल आए हैं, पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है। वो तो उसको ओन कर रहे थे। अब जब उसकी सजा मिलना शुरू हुई, जब उन आग लगाने की, घर जलाने की, हमारे दिफाई इदारों पे हमला करने की, रेडियो पाकिस्तान जलाने की और बहुत कुछ करने की जब सजा की तरफ बारी आई, तो अब उनको समझ आई कि जनाब ये तो काम खराब है। और साथ ही साथ वो लोग अब और बहाने अपने और जगह ढूंढने शुरू हो गए। उन्होंने खान साहब का साथ दे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये खान साहब के अपने कर्मों जन्मों का उनका कमाया हुआ सारा कुछ काम। अच्छा कायरा साहब, एक ये भी बात बड़ी ज्यादा मार्केट में फ्लोट कर रही है, सियासी हलकों में बात की जा रही है, जैसे आपने भी कहा कि अगर वो एनआरओ की बात करें, क्योंकि देखें अलकादे ट्रस्ट का जो नैब का केस है वो तो काफी हद तक ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई आए बाएं शाएं तो है नहीं। अब ये अलग बात है कि आप आंखों पे पट्टी बांध लें और ना माने, लेकिन बहरहाल एक काम तो आपने किया और मतलब है वो जाहिर करप्शन की जद में ही आता है और बड़े पैमाने की करप्शन की जद में आता है। आई मीन यू वर नॉट लीगली बाउंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर कि आप काबीना के सामने ऐसे छुप छुपा के और जल्दी से आपने ये पास कराया। ठीक है, वो तो नैब जैसे डील करेगा, लेकिन ये बात की जा रही है कि या तो सियासत में रहने के लिए रहे, माफी हो जाए, पैचअप हो जाए, पार्टी बहाल हो जाए, या फिर एग्जाइल की बात हो रही है, या फिर थर्ड ऑप्शन जेल है। कानून के मुताबिक जो कानून कहता है वो उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी का कसूर नहीं है तो उसको पीपल्स पार्टी की या किसी और की या हुकूमत की मुखालफत की वजह से ये सजाएं नहीं मिलनी चाहिए, ना उसको इस वजह से सियासत से आउट करना चाहिए। बाकी अगर कोई अपने कर्मों जन्मों से जाता है तो फिर उसके अपने फल। लेकिन कायरा साहब, आपकी बहुत सियासी बसीरत है, आप इतना मतलब है लाइक पॉलिटिकली अवेयर भी हैं, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत लाइक ग्रास रूट से लेके बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट तक आपने सियासत की है, आपका एक बड़ा तजर्बा है। आपको क्या लगता है इन द कमिंग डेज इसका फाइनल ड्रॉप सीन क्या होगा? मतलब इज ही गोइंग टू लीव पाकिस्तान? लग रहा है आपको ऐसा? मेरा नहीं, ये मेरा इशू नहीं है। पाकिस्तान में रहना या छोड़ना ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर अभी हमने फिर दोबारा कानून के साथ कोई मजाक किया तो ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा कायरा साहब, मुझे एक ये बात बताएं कि ऑब्वियसली आपके ऐसा तो नहीं है ना कि तहरीके इंसाफ के बाकी रहनुमाओं से दोस्ती ना हो। हमने देखा डायलॉग में बैठे तो सब हंस के बैठे, असेंबली में भी एक दूसरे से मिलते हैं, खानों पे, चाय पे, इधर उधर। तो बहुत सारे ऐसे तहरीके इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बयानिए को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया जाए, मतलब है उसकी एक हद बंदी हो जाए।
लेकिन बहरहाल वो उसकी कोई हदबंदी ही नहीं हो रही थी। तो क्या मतलब इसका क्या आउटकम क्या चाहते थे? ये जो हुआ तो चले, ये तो होना ही होना था, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा जहर भर दिया अपनी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से लोगों के दिलों में, और वो भी बिला वजह का। लेकिन व्हाट डिड ही एक्चुअली वांट फ्रॉम दिस? क्या गेन करना चाहते थे वो? खान साहब बुनियादी तौर पे नफरत को लोगों को तकसीम करके, नफरत के अमल को बढ़ा के वो अपनी कामयाबी की दलील पे खड़े थे। लोगों के अंदर क्योंकि महरूमियत तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और रूल ऑफ लॉ बड़ा कमजोर रहा है, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो क्रिमिनल लॉ हो, वो मुआशी कवानीन हो, दीगर हो, हम सब लोग उसमें शामिल रहे हैं। अब मसला ये है कि उसको, इस नफरत को जो लोगों के अंदर एक लावा है, उसको बढ़ा के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर, जो तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर होता है मेजॉरिटी में, उसको बढ़ा के उन्होंने कभी रियासत के इदारों के खिलाफ, कभी अपने मुखालफिन के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी सीढ़ी के तौर पे। खान साहब क्योंकि हीरो के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रेट करते थे, उनकी ट्रेनिंग एक हीरो की थी, वो एक क्रिकेटर थे, तो वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते थे, जिसको चाहते थे गाली दे देते थे, जिसको चाहते थे बुरा भला कह देते थे और लोग सुन लेते थे, वो जिसको चाहते थे क्रिकेट से बाहर निकाल देते थे, जिसको चाहते थे क्रिकेट में डाल लेते थे, उनका काम चलता रहा। वो जिससे चाहते थे हाथ मिलाते थे, जिससे चाहते थे बात नहीं करते थे, उनका काम चलता रहा। सियासत एक इंटायरली अलग काम है, ये बहुत संजीदा काम है, ये लड़कपन के खेल नहीं है। लिहाजा उन्होंने इस काम को, और उनके साथ चलने वालों ने इस काम को अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। दुरुस्त कहा आपने, उनके बहुत सारे सीनियर साथी जो हमारे साथ थे, आप कहेंगे आज आप बातें करें, हम तो पहले भी कहते थे, वो हमारे साथ निजी महाफिल में बैठ के ये बातें करते थे कि भाई हम क्या करें, आपकी बातें दुरुस्त हैं, हम चाहते हैं कि ये ना हो, हम चाहते हैं। कई दोस्त जो मीडिया में आके बातें करते थे, द वे दे स्पोक ऑन द मीडिया, या जो इदारों के साथ लड़ाई, तो बाकायदा ये कहते थे कि भाई हम तो कहते रहते हैं, लेकिन वहां चंद लोगों का इतना कंट्रोल है, ये नौजवान आए बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं, अब हम मजबूर हैं, जो खान हमें कहता है हमें खान के कहने के मुताबिक चलना है। तो ये जो तसव्वुर था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता उस जमात के अंदर, और जो जितनी बड़ी किसी मुखालिफ को गाली देता है या इदारे को गाली देता है, उतना ही उसको थपकी और शाबाशी मिलती है, उतनी ही उसकी प्रमोशन होती है। लिहाजा उसके नतीजे में ये काम तो होना था। लोग उसके अपनी जमात के अंदर से तंग तो उस वक्त भी थे, तंग तो उस वक्त भी थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, और देखिए कायरा साहब, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अरमान, बहुत सारी जुस्तजू, बहुत सारी मेहनत भी जुड़ी हुई है ना। ठीक है, खान साहब अकेले एक लीडर जरूर थे, बट उनके साथ देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कनेक्टेड टू हिम, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपना पैसा, अपने जहाज, बहुत कुछ उड़ाया, बहुत कुछ किया, बट व्हाट डिड दे गेट इन रिटर्न? ये भी एक सोचने की बात है। इसमें कोई शक नहीं है, इस सारी तहरीक में, जिसमें खान साहब का या उनके मीडिया का या ओवरऑल मीडिया का, क्योंकि ये दौर है ना पिछले 10 साल इमरान खान की पॉलिटिक्स के बड़े पॉपुलर साल हैं, और इन 10 सालों में सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो बहुत इफेक्टिव हो गया है, लोगों में अवेयरनेस का लेवल बहुत बड़ा है। तो इस वजह से इसमें इमरान खान का कंट्रीब्यूशन भी है, मीडिया का भी है, हम लोगों का भी है, कि जो मिडिल क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, नौजवान हैं, वो इस ख्वाब के तहत कि हमारा मुल्क क्यों ना ये भी यूरोप की तरह बने, ये भी मुहज़्ज़ब दुनिया की तरह बने, यहाँ भी रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ भी मेरिट हो। ये अलग बात है कि वो जो मेरिट करने वाले थे, वो जब अपने साथ देखते थे तो उनको वही लोग नजर आते थे। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान के साथ नहीं है तो सबसे बड़े डाकू हैं, उनके साथ मिल गए हैं तो चीफ मिनिस्टर है, अब उनके सदर है पार्टी के। लिहाजा इस तरह के और बेशुमार लोग थे जो पीटीआई में गए तो वो अच्छे हो गए। तो उनके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन उस वक्त भी थी। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों ने, जो कि ख़वातीन और हज़रात जो कि इस अमल में नहीं थे, पढ़े लिखे, कारोबारी, नौकरियत पेशा, घरेलू ख़वातीन, हमारी बहनें, माएँ, वो घरों से निकली एक तब्दीली का ख्वाब लेके। लेकिन इमरान खान और उनके साथी ना उस तब्दीली के ख्वाहां थे। अगर ख्वाहां होते तो फिर अपने केडर्स के अंदर उन लोगों को जो इलेक्टेबल्स के नाम पे जो कुछ जगह रखते थे, उनको फिर जगह दे के अपने सरों पे मुसल्लत ना करते। कभी बुजदार को, कभी परवेज इलाही को, कभी इन ऐसे लोगों को अपने ऊपर चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे का बना के
यहाँ गवर्नेंस का तमस्कर ना उड़ाते। लोगों के तो बहुत ख्वाब टूटे हैं, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपने उन बहन भाइयों से, उन बच्चों से, बच्चियों से जो इस अमल में मायूस हुए हैं या इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुदारा जज्बाती मत होइए। हमें आपके जज्बों की कदर है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप बाहर निकले हैं, आपसे बहुत लोगों ने हौसला पकड़ा है, इस मुल्क का नौजवान निकला है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग निकले हैं। आप हैं जिन्होंने हुकूमतों के खिलाफ एक दबाव खड़ा करना है पब्लिक ओपिनियन का, लेकिन खुदारा ये किसी जज्बाती हिजान की सूरत में नहीं, एक अकली मंतकी बहस और दलील की सूरत में इसको लाना होगा। गाली से नहीं, दलील से करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें पहले सेगमेंट में कायरा साहब ने ज्वाइन किया था, गुफ्तगू कर रहे थे उनसे, और इस वक्त हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत ही सीनियर सियासतदानों में शामिल होते हैं। उनको वेलकम करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड टू सी यू। And good luck. थैंक यू सो मच शेख रोहेल असगर साहब। मैं भी आपको ये कहने लगी थी कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गुड टू सी यू। अच्छा, मामलात अब ऐसे हैं जी, मामलात ऐसे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये खान को माइनस करने के लिए हो रहा है। इसके पीछे अभी भी कुछ ताकतें हैं, कुछ मोरे हैं, कुछ प्यादे हैं, या सब पिट गए, अब सिर्फ किंग एंड क्वीन रह गए, और अब जो भी चाल चलनी होगी वो खुद किंग खुद ही चलेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो तो तय बतय अल्लाह हाफिज करके चले गए। 9 मई के दिन कोई नहीं निकला रोकने के लिए, चलो खान तो अंदर था, 9 मई के लिए कोई नहीं रुका। किसी की मुझे आवाज नहीं आई कि भाई साहब जलाओ गिराओ बंद कर दो, हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं है, बल्कि ये आवाजें आती रही कि चलो आओ भाई यहाँ तक नहीं रुको, आ जाओ, कैंट में भी घुस जाओ, GHQ में भी घुसो, जहाजों पे भी चढ़ जाओ, पेट्रोल बम भी बनाओ, जो दिल में आता है करो। तो ये माइनस खान की वो कह रहे, वो तो ये कहते हैं अभी भी कि मैं खंबा खड़ा करूंगा तो उसको भी वोट मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाते हैं तो जाए। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है सियासत में आगे? मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ, लेकिन ये सारी करनी की भरनी होती है। अब मुझे याद है मैंने तो तंग आके ना छोड़ दिया था ये सिलसिला आपका टॉक शोज वाला, इसलिए कि कोई ठीक बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बर्दाश्त तो एक हद तक होती है ना, आप बर्दाश्त करते हैं, फिर आपकी वो बर्दाश्त जवाब दे जाती है, आपके नर्व्स ही जवाब दे जाते हैं ना। मेरी एक बात मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, हमेशा से कहता रहा हूँ, और पहले टॉक शो से लेके आज तक यही बात कहता हूँ कि आप जब भी बात करें अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त किया कीजिए, या जब भी आप बात करें अपने गिरेबान में झांक के ज़रूर देखिए। अब देखिए ना, मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी पे इल्ज़ामात लगाऊं या मैं किसी को बुरा भला कहूं, तो मुझे अपना भी तो एक मुआवजा करना चाहिए ना, अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, और अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं दूसरों को बुरा क्यों कहता हूं। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। यकीन करो, मैं 1979, अब पता नहीं बैठ के हिसाब करना कि 79 में 79 में मैंने प्रैक्टिकली अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, वालिद साहब ने हर किया। तो उससे लेके आज तक ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं दिखे कि एक फ़र्द वाहिद, आप कोई बात कीजिए वो कहेगा मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को समझते कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा ज़ी शऊर कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अक्ल और दानिश का मालिक कोई नहीं। अब मसला ये है कि आप ज़रूर कीजिए, आप बात कीजिए, आप पॉलिटिक्स पे बात कीजिए, आप जोग्राफिकल सिचुएशन पे बात कीजिए, आप इंटरनेशनल डिस्कस कीजिए पॉलिटिक्स, आप इस्लाम भी डिस्कस कीजिए, लेकिन खुदा के लिए पहले आप अपने आप को इस काबिल कर लें कि जो आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप बात करने जा रहे हैं, उस पर आपको अबूर हासिल है। अब मुसीबत ये थी, मैं शुरू से ये कह रहा था कि पॉलिटिशियन
लीडर और लेजेंड में बहुत फ़र्क होता है। मिसाल दूँ आपको, देखें बात यह है कि शाहरुख खान ए लेजेंड है, ठीक, सुल्तान रही लेजेंड है। अच्छा, वो लोगों ने दिलीप कुमार या वहीद मुराद, लोगों ने वहीद मुराद वाली हेयर कटिंग शुरू कर दी, वहाँ से जो वो लिबास पहनता था वो लिबास पहनने शुरू कर दिए। शाहरुख खान जैसी हरकतें करता, लोग वैसी हरकतें करने लग गए। मासूफ ये समझ बैठे कि शायद वो इस दुनिया के वाहिद खूबसूरत आदमी हैं जिन पे लोग मर मिटते हैं। दुनिया में और बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन अगर आप सूरह यूसुफ का मुताला करें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खूबसूरत तो है ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक जिनको अल्लाह ने अपने पर्दों में रखा, छुपा के रखा उनकी खूबसूरती को, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो खूबसूरत कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती को कैसे उम्दा तरीके से बचा के रखा। अपनी उस खूबसूरती को उन्होंने कभी मिसयूज़ नहीं किया, हत्ता कि बहुत कुछ हुआ। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इन बातों में, लेकिन ये बात भी एक और ज़हन में रखें कि अल्लाह करीम को आपकी आजिज़ी बहुत पसंद है। बेशक। तकब्बर, उसका एक दिन नीचे आना होता है उस तकब्बर वाले शख्स ने, और वो फिर दुनिया देखती है। मुझे याद है मैंने असेंबली में एक तकरीर की, और जब भी मसूफ ने कोई ऐसी बेहुदा बात की थी इस्लाम और दीन के बारे में और नूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इस तरह की बातें तो वो अक्सर करते हैं, तो मैंने ये कहा था, कसम से कहा था, पता नहीं क्या अल्फाज थे मेरे, मतलब क्या उस वक्त था, क्या हालात थे, तो मैंने ये कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हें इस सड़कों पर रुलते हुए देखूंगा। अब देख लीजिए, अगर आपने अपनी गर्दन को नीचे छुपा के रखा होता, अगर आपने लोगों के साथ इज्जत एहतराम से की होती, अगर आपने लोगों का मान रखा होता, अगर आपने ऐसा काम ना किया होता कि लोग आज आपसे मुंह मोड़ के बैठे हुए, आपके अपने मुंह मोड़ के, आपके अपने जिनको आपने अपने साथ रखा और आपको बड़ा फख्र था उन पे। नहीं, लेकिन शेख साहब वो अपने इसलिए नहीं जा रहे ना, नहीं, वो अपने तो इसलिए नहीं जा रहे, वो तो जा तो रहे हैं, लेकिन उनकी रोने वाली शक्लें ये बता रही हैं कि शायद वो किसी प्रेशर के तहत उनको कहा जा रहा है कि ये जबरन तलाकें कराई जा रही है। खान साहब ने कहा है। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। बात ये है कि एक शख्स जो आपके पास आया वो आपकी मोहब्बत में नहीं आया था, वो किसी कहने पे आया था, तो आपको तो पता होना चाहिए उसकी नस्ल का, क्या आप किस नस्ल का आदमी है, क्या वो सख्ती बर्दाश्त कर सकता है, क्या वो आपकी मोहब्बत में आया था, क्या वो आपकी मोहब्बत में सियासत कर रहा था। नहीं, ये उनका काम है। आप कमाल करती हैं, मतलब आपको इतना अरसा हो गया, आपको इतना तजर्बा हो गया आपको, तो आप जरा गौर तो कीजिए। लोग तो हस्ब नसब देख के किसी के साथ दोस्ती करते थे, अब तो अजीब तमाशा हो गया हुआ है, आज तो अजीब सा माहौल पैदा हो गया हुआ है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, देखिए मैंने अभी पहले शुरू में आपसे कहा था ये करनी की भरनी है, जरूरत क्या थी, मैं नहीं समझ पाया। आप बहुत मकबूल हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप बड़े पाए के ज़हीन और फतीन हैं, लेकिन क्या ज़रूरत थी आपका किसी फ़र्द वाहिद का। देखिए, मैं अपनी ज़ात की एक मिसाल आपको देता हूँ, मेरा किसी फ़र्द वाहिद के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके असूल अच्छे नहीं लगते, मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये थोड़ी है कि आप पूरी की पूरी अपना इंस्टीट्यूशन से आप बिगाड़ के बैठ गए। अब देखिए ना, मैंने आपको एक अभी आपसे मैंने कहा, लेकिन आप शायद वो समझ लिया होगा आपने, गुड टू सी यू। बिल्कुल और समझ गई हूँ, बिल्कुल समझ गई। जाती दफ़ा आपको ये कहूँगा कि मैं जाती दफ़ा आपको कहूँगा गुड लक। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है इस मुल्क में भाई? और खुदा के बंदो, कोई अकल करो यार। तो क्या कर क्या रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो, इस पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाना चाह रहे हो यार? मतलब आप ये चाह रहे हो कि आप बड़े लिबरल हो, आप इंतहाई मतलब क्या कहेंगे आप उसको, बाअदब आदमी हो आप लोग। भाई आपका ना अदब चाहिए, ना आपका रवैया चाहिए, ना आपकी शक्ल चाहिए,
हमें तो आपके अल्फाज चाहिए जो कि आपके मुंह से निकले और लोग कहें कि क्या बात है, क्या जज कार्निलस है, क्या भगवान दास है, क्या काजी फाइज ईसा है। क्या खूबसूरत बात की थी काजी फाइज ईसा ने जब वो आए थे वहाँ पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कल को हो सकता है आप लोगों को मेरे से तकलीफ होगी क्योंकि कई ऐसे फैसले होंगे जो मैं आपके खिलाफ करूंगा, लेकिन एक बात याद रखें, जब फैसला आता है वक्ती तौर पे आपको तकलीफ होती है, लेकिन आने वाले वक्त में आप ये समझते हैं कि वो तकलीफ जो थी वो वक्ती थी, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां वो कितनी अच्छी होंगी ये कोई इंसान नहीं सोचता। शेख रोयल असगर साहब, एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, जुडिशरी से मुतालिक हम बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी ये जो ऑडियो बात ही नहीं कर रहा, नहीं आप बात ना करें, लेकिन इस पे तो बताएं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था उसे जो रोक दिया गया है, आपको लगता है कि आगे चल के हुकूमत में की इसमें कोई हिकमत अमली होगी? अटॉर्नी जनरल से बड़े सवाल जवाब किए आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उन्होंने ये भी कहा कि जी कमीशन को तो इतला ही नहीं दी गई, और फिर उन्होंने एक दो उन्होंने बड़ी आई थिंक वैलिड बातें की कि जी हम तो चले बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ माहिर कानून हैं जो दिन रात बैठकर हमें कानून सिखाते रहते हैं। अब ये मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए आपने एक काम तो कर लिया, अब रोक तो नहीं सकते ना, कैसे रोकेंगे? आप रोक नहीं सकते। अब आप मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करता हूं, आपने तो रोक लिया, ठीक है, वहाँ उस चार दीवारी में उस डोमेन में तो आपका हुक्म चलता है, चाहे वो ठीक हो या चाहे गलत हो। अब आप मुझे ये बताएं कि वो तो एक बहुत अच्छा फोरम था कि जहाँ पे आपके अजीज़ आपके चाहने वाले पेश होते और अपनी वहाँ पे सफाई पेश करते, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उस जुडिशल कमीशन ने कुछ सज़ा का तयन नहीं करना था, उन्होंने सिर्फ ये तयन करना था कि ये जो कुछ हुआ वो दुरुस्त है या गलत है और ये कैसे हुआ। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये कमीशन बन गया पार्लियामेंट का और कोई स्पेशल कमेटी बना दी गई जो कि बनी हुई है, और उस स्पेशल कमेटी को आपने अगर जुडिशियल पास भी देगी, फिर क्या होगा? वो तो नहीं रोक सकेंगे आप, वो तो प्रोग्रेटिव है स्पीकर का, और स्पीकर का प्रोग्रेटिव ऐसा है जिसपे आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट उस पर दखल नहीं दे सकती, वो उसकी डोमेन में आता है। तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? आप ये देखिए ना, वहां पे तो एक बड़ा खूबसूरत माहौल था, बड़ा ही अच्छा एक मकाम था, लेकिन अगर ये यहाँ पे आ गया और मुझ जैसे फकीर लोग बैठे हुए वहाँ पे, तो फिर वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। तो बेहतर ये नहीं था कि आप अपने को हाथों में अपनी इज्जत दे देते और वो फैसला कर देते कि कहाँ गलती हुई। जज्बात में बंदा बहुत कुछ कह जाता है, मैं भी कई दफ़ा जज्बात में बहुत कुछ कह जाता हूँ, बाद में मुझे एहसास होता है कि नहीं ये तो मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं अपने मुलाजिम से माजरत कर लेता हूँ, अगर मैं कोई बेवकूफ़ी करता हूँ उनके साथ सख्ती कर देता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो शेख साहब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे बात ना बनी तो फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास जो प्रेरोगेटिव है वो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए मैंने तो आपको कहा है कि ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, ऑलरेडी एक स्पेशल कमेटी, लेकिन फिर शेख साहब ये तो खुला तसादम है ना मौजूद है सर, ये तो फिर तसादम है ना, आईनी तसादम है पार्लियामेंट का, जुडिशरी का। नहीं तसादम नहीं है, देखिए ना 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 देखिए ये तसादम नहीं है। जुडिशरी ने अपने मामलात खुद देखने हैं। क्या देखने हैं? जो लोग आपके पास इंसाफ की तलाश में आते हैं आपने उनको इंसाफ देना है। जो लोग आपके पास अपने मामलात को लेके आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं, अपना दर्द लेके आते हैं, आपने उनकी तकलीफ़ें और दर्द को ख़त्म करना है। पार्लियामेंट का काम है अपने मामलात को देखना। ठीक। हाँ, अगर पार्लियामेंट आपके मामलात में मुदाखलत करती है तो फिर आप कह सकते हैं हाँ ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि आप किसी की डोमेन में दखल दे रहे हैं। लेकिन कानून बनाना और कानून की नोक पलक दुरुस्त करना ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, ये किसी और का काम तो नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन शेख साहब अब अगर ये मुअत्तल हो गया नहीं, अब नोटिफिकेशन अगर ये मुअत्तल हो गया है तो फिर क्या मतलब अभी क्या होगा इसका? इस पे हुकूमत क्या स्टैंड ले सकती है?
ये मैं गुजारिश उसमें यही करने जा रहा हूँ कि अगर ये तो देखे ना, मैं अभी मैं कुछ सुन रहा था, अब मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत है, कि उसमें ये होता है कि आप किसी भी मामले पे आप जब जाते हैं और या आप कोई टेकअप करते हैं किसी की मामलात को, तो उसमें ये होता है कि देखना ये पड़ता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ठीक। अब एक शख्स दरखास्त दिंदा है, वो खुद उसमें मुलव्वस है, उसकी ऑडियो खुद उसमें मुलव्वस है, आप कैसे उसको सुन सकते हैं? आप कैसे उसको इंटरटेन कर सकते हैं उसकी दरखास्त को? चलिए आप उसको छोड़ दीजिए। जो साहब बैठे हुए ऊपर, उनके अपने लव वंस जो हैं वो उसमें मुलव्वस हैं, तो आप कैसे सुन सकते हैं? यार ये हो क्या रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि हो क्या रहा है। और खुदा के लिए कुछ मैं अब क्या कहूं। शेख साहब, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के इदारे इस वक्त एक्सट्रीमली उनको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। एक बीज बोया गया है जिसमें कि बहुत सारे लोग शामिल थे, कुछ खुशी से, कुछ कहते हैं ना वो सुनामी के भाव के साथ बिला वजह जो साथ भी शामिल हो जाते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, खुदा ने आपको अकल, जानवर में और इंसान में कितना फ़र्क है? और फ़र्क क्या है? कभी कभी तो जानवर इतनी अच्छी हरकतों का मालिक होता है कि कभी कभी ये समझ आती है कि यार ये तो हमसे बहुत अच्छा है। बस चूंटी को देख लें, चूंटी एक कतार में चलती है, हम आज तक उससे सबक नहीं सीख सके। मतलब कुत्ता बड़ा वफादार है, घोड़ा आपकी सवारी का जानवर है, जंगजुओं में काम आता रहा है, सब कुछ होता है। पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन वक्त शायद आपके पास कम होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तो खुदावंद करीम ने अशरफ मखलूक़ात बनाया ना यार, आपको अकल दी है, आप अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप क्यों दूसरों को ये कहते हैं कि वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्यों इस्तेमाल होते हैं? आप ना इस्तेमाल हो। शेख रोयल अजहर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स सर, लास्ट 30 सेकंड्स इस सेगमेंट में मैं चाहूंगी रैप अप कर दीजिएगा। अभी आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मजीद पॉलिटिकल टर्मोइल देख रहे हैं या कोई स्टेबिलिटी देख रहे हैं? खान साहब ने तो 7 रुकनी कमेटी बना दी है बातचीत के लिए। नहीं, उस बंदे ने तो तबाही कर दी है ना। उस बंदे ने, देखो मैं आपको गुजारिश करूं, मैं खुदा की कसम 3.5 साल मैं विक्टिम रहा हूँ। विक्टिम मैं, मेरे जैसा बंदा जिसको फ़ख्र है अपनी सियासत पे, साफ शफाफ सियासत पे फ़ख्र है, मैं विक्टिम रहा हूँ यार। कौन सा महकमा, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको मैंने फेस नहीं किया यार? मेरा कसूर क्या था? कसूर मेरा ये था ना कि मैं असेंबली में बोलता था, मैं असेंबली में उनके जवाब देता था, मैं असेंबली में उनके खिलाफ तकरीरें करता था। ये मेरा कसूर था ना। अगर आप इस तरह करेंगे तो आने वाला वक्त जो है वो, उसको याद रखें, वो उससे बदतर होगा। हमारा तो गुजर गई, हमारी जो जैसी तैसी करके गुजर गई। अब आपकी बारी है ना, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, आपको गीजर चाहिए। अब जेल में तो गीजर नहीं मिलेगा आपको, तो आप जेल देख रहे हैं खान साहब के लिए? लकड़ी में पानी गर्म करना पड़ेगा। नहीं, आप खान साहब के लिए जेल देख रहे हैं या आपको लगता है चले जाएंगे, एनआरओ मिल जाएगा? लास्ट कमेंट। मेरे ख्याल में खुद कोशिश करेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों का मेरे ख्याल में उसको शायद बर्दाश्त नहीं, माजरत के साथ, उनके साथ माजरत के साथ माफ़ी मांग के उनसे कि उनमें अकल की शायद बहुत कमी है। शेख रोयल अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कौमी असम्बली के रुकन, पीएम, सीनियर सियासतदान। बहरहाल देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान।
खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।